और बफर सॉल्यूशन। देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है, पहले आप इस चीज को ध्यान से देखिए। बफर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप एक चीज सीखिए। अगर आपके पास सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक वीक एसिड या सिर्फ एक वीक बेस गिवन हो और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो या कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाए आपसे, तब आप ओस्टोल्स डाइल्यूशन लॉ लगाइएगा और उसके सारे फॉर्मूले वहां यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन में एक सिंगल सॉल्ट का, फॉर एग्जांपल सिंगल सॉल्ट जैसे आपको NaCN दे दे, तो फिर सॉल्ट पहचान करके फिर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपको क्वेश्चन में एक वीक एसिड उसका सॉल्ट या वीक बेस उसका सॉल्ट, ये दो चीज गिवन है, तब आप बफर सॉल्यूशन का फंडा लगाएंगे। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन में आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है मान लेते हैं, और अगर हम इसको बफर सॉल्यूशन बुला रहे हैं तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। कब? जब आप उसमें एक स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाए या स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाए। सो क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच एंड इट्स पीएच डज नॉट डिपेंड in its pH does not change significantly on addition of small amount of strong acid or strong base। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, द पीएच ऑफ बफर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे हमारा ब्लड जो है ये एक बफर सॉल्यूशन है। तो ब्लड जो है अगर आप बॉडी से बाहर निकाल करके एक पैकेट में रखते हैं, तो आपको पता है ब्लड को हम ब्लड बैंक में रख सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो एक टाइम के लिए इसमें पीएच चेंज नहीं होता है क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्यों नहीं पीएच चेंज होता है, क्या रीजन है पीएच चेंज नहीं होने का, पर आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिए एक तो बफर सॉल्यूशन का टाइप सीखिए जो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ के आते थे कि वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होता है, जो कि इसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये सॉल्ट भी एज ए बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल या सॉल्ट बफर सॉल्यूशन, और दूसरा पढ़ते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सिंपल या सॉल्ट बफर सॉल्यूशन क्या होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन बिकॉज देयर पीएच डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, देयर पीएच डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के एग्जांपल्स CH3CONH4, AgCN, NH4Cl। और आपको पता है वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का पीएच 7 + ½ pK - ½ pK भी। तो ये एक टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है। दूसरा टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है मिक्स्ड बफर, जिसके दो पार्ट होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आप याद रखिएगा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है और उसका क्या फॉर्मूला है, उसका पीएच कैलकुलेट करने का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। तो सुनिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है। आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं वीक एसिड और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3COOH, तो ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाइएगा, इसमें से एक H+ निकाल दीजिए, जो स्पीसीज बचा वो उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3COO नेगेटिव। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों को अगर आप एक बीकर में मिलाते हैं, पहले आपने वीक एसिड मिलाया CH3COH, फिर CH3CO इसका कॉन्जुगेट बेस मिलाते हैं, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बुलाएंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनिए, इसको तो मिला लेंगे डायरेक्टली, पर आयन को नहीं मिला सकते। आयन कहां से लाइएगा आप, आयन कैसे मिलाइएगा, तो हम
कॉन्जुगेट बेस लेने के आयन नहीं लेते हैं, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, यहां पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का एक एग्जांपल होता है CH3CO नेगेटिव Na+, ठीक है। अब ये सॉल्ट है, तो जब आप इसको पानी में डालिएगा तो 100% डिसोसिएट होगा, क्योंकि सॉल्ट का अल्फा 100% होता है। तो ये दो आयन्स में कन्वर्ट होगा, एक ये एक ये। अब देखिए ये जो Na+ आयन है ये किससे आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से आया होगा। और आपको पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे जो आयन आएगा उसको आप स्पेक्टेटर आयन बुलाते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो आपके पास क्या बचा सॉल्यूशन में, सिर्फ यही एनायन बचा CH3CO नेगेटिव। तो आप यही तो डेफिनेशन बताते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो या तो आप यूं बोल दीजिए कि वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस ऐसे, या आप यूं बोल दीजिए वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये दोनों बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब आपको क्या देगा कि 4 ऑप्शन में पहचानने के लिए बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो आप पहले वाले डेफिनेशन से बात करिएगा, आप चेक करिएगा कि कौन सा वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा। वीक एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, H+ रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बचा, ठीक है। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एग्जांपल देखिए, जैसे HCN वीक एसिड है और इसी का कॉन्जुगेट बेस वो क्या होगा, CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे NaCl। तो ये देखिए वीक एसिड जैसे HCN से बना होगा और ये NaOH से बना होगा, ठीक है, NaOH से बना होगा। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na+ स्पेक्टेटर आयन, CN नेगेटिव, वही तो चाह रहे थे। तो एक ये एग्जांपल, एक HF + KF वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, HCl NaCl, तो ये सब मिलकर के एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। अब जैसे हम ब्लड की बात करते हैं, तो आपको ब्लड भी पता है, आपको ब्लड एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। अब कैसे होता है सुनिए, ब्लड में क्या होता है, वीक एसिड H2CO3 प्रेजेंट होता है, और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाइएगा, इसमें से एक H+ निकालिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, HCO3 नेगेटिव, ये बनेगा। तो ये देखिए HCO3 नेगेटिव, ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, क्योंकि यहां से आएगा NaOH यहां से और HCO3, ठीक है, NaOH और साथ में H2CO3 जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये बनेगा सॉल्ट। तो ये आ गया ब्लड का एसिडिक बफर सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखिए NaHCO3 में एक यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि ये NaHCO3 किसका सॉल्ट है, NaOH साथ में H2CO3 इसका सॉल्ट है। तो यहां से एक H और अभी H2CO3 के पास जो N फैक्टर है वो कितना है, H2CO3 के पास N फैक्टर 2 है। तो एक H तो पानी बनाया और यहां पे सॉल्ट बना NaHCO3, तो अभी भी देखिए इसमें एक H रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो अभी भी ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और सिंस ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करिएगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये बनेगा। तो ये भी वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये भी बफर सॉल्यूशन बनाएगा। इस तरह के बफर सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं एम्फीप्रोटिक बफर सॉल्यूशन। तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। अब कई बार आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड, पूछता है कि एक एसिड, जैसे मान लीजिए आपको बोला H2CO3, आपको बोला कि H2CO3 कितना सेट बनाएगा बफर सॉल्यूशन का। तो ये निकालने के लिए नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन फाउंड बाय एन एसिड, आप इसका बेसिसिटी चेक करिएगा, मतलब कि कितना H+ आयन दे सकता है। तो ये 2 H+ आयन दे सकता है, तो ये नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर 2 बनाएगा। जैसे मान लीजिए H3PO4 है, ठीक है, H3PO4 में आपको पता है इसका जो N फैक्टर होता है वो 3 होता है। अब जितना N फैक्टर वही इसका बेसिसिटी हुआ, और जितना बेसिसिटी उतना नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर बनाएगा। जैसे ये पहला बफर बनाया, इसमें से एक H+ निकालिए, वीक एसिड इसका कॉन्जुगेट पे, फिर ये भी वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक H+ निकालिए,
उसका कॉन्जुगेट बेस। अगेन इसमें भी एक रिप्लेसेबल H प्लस है, तो ये भी वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसमें से H प्लस निकालिए, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए 3 सेट बना रहा है बफर सॉल्यूशन का, और वही तो इक्वल है बेसिसिटी के बराबर, H3PO4 के बराबर उसका बेसिसिटी। तो ये आपसे पूछे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड दैट विल बी इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। अच्छा, एक बार आपने जब एसिडिक बफर सॉल्यूशन को पहचान लिया, वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो आप क्या चेक करिएगा, आप वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस चेक करिएगा। एक बार जब आपने ये कर लिया, तब हम बात करते हैं पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पहले याद रखिएगा, जब आप ये पहचान लेते हैं कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है उसका फॉर्मूला होता है Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो आपको क्वेश्चन में देगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ये आपको सारा क्वेश्चन में देगा। तो ये पहला फॉर्मूला। फिर इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा, तो नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा pKa प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। देखिए दोनों में उल्टा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोस्टली आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। अगर पीएच का फॉर्मूला पीएच पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। अब हम बात करेंगे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन से रेंज तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसको देखिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच का ये फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अगर सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 to 10 के बीच में लाई करता है, तभी एक बफर सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, so a buffer solution can be prepared when salt to weak acid concentration ratio lies between 0.1 to 10। अब आप ध्यान से सुनिए, अब हम एक मिनिमम कंडीशन बात करेंगे। मिनिमम क्या है? मिनिमम रेशियो होना चाहिए 0.1, मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए 10। सो वी विल टॉक अबाउट 3 कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन, और जब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। तो पहले बात करते हैं सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो 0.1 मतलब 1/10। तो पीएच का फॉर्मूला लगाइए, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1, वीक एसिड का 10। तो यहां से देखिए पीएच जो आ गया दैट विल बी pKa माइनस लॉग 10। तो यहां से पीएच आ गया pKa माइनस 1। ठीक है, फिर अगर मैक्सिमम कंडीशन की बात करते हैं, 10 लेते हैं, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1, तो पीएच का ये फॉर्मूला यूज हो गया, तो पीएच आ गया pKa प्लस 1। ठीक है, और अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुआ, तो देखिए इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुआ तो पीएच जो है वो pKa के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपसे पीएच रेंज पूछे एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, तो पीएच रेंज कहां से कहां तक पीएच रेंज कहां से कहां तक होता है? पीएच रेंज होता है मिनिमम pKa माइनस 1, मैक्सिमम pKa प्लस 1। ठीक है, सो पीएच रेंज कहां से कहां तक? pKa प्लस माइनस 1, यानी कि मिनिमम pKa माइनस 1 और मैक्सिमम pKa प्लस 1। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, सॉल्ट और वीक एसिड का, तो इसको बुलाते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था एम्स में कि मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन होने के लिए, फॉर एग्जांपल बोला कि एक कंटेनर में एक कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच है 4.74। अब इस सॉल्यूशन को मैक्सिमम बफर एक्शन होने के लिए इसका पीएच बताइए, इसका pKa बताइए। ठीक है, तो आपको पता है मैक्सिमम बफर एक्शन पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, और पीएच pK के बराबर होता है। तो जितना पीएच होगा उतना pKa का वैल्यू होगा। और जनरली जो पीएच रेंज है वो pKa प्लस माइनस 1 होता है, लोएस्ट pKa माइनस 1 और हाईएस्ट pKa प्लस 1। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर आप बफर सॉल्यूशन के पीएच की बात करते हैं, तो अगर आप किसी बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर। आप वाटर कितना भी मिलाइए, कितना भी डाइल्यूट करिए, पर बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन।
आपको मैंने बताया था एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्या था केस, वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस, या वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। सिमिलरली बेसिक बफर सॉल्यूशन का क्या केस है, यहां वीक बेस होगा प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड, या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। देखिए दोनों उल्टा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH, NH4OH एक वीक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाइएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाइएगा इसमें से OH नेगेटिव आयन बाहर निकाल करके, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा NH4+। पर इसको हम कैसे लाएंगे, इसको लाएंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट से। कैसे, NH4Cl, इसमें देखिए NH4+ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आया होगा HCl से जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आया होगा NH4OH से जो कि एक वीक बेस है। तो ये तो स्पेक्टेटर आयन है, हमें चाहिए तो यही स्पेक्टेटर आयन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट लेंगे। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते 4 ऑप्शन दे करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो हम पहले वाले डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। और ये कुछ और एग्जांपल हैं, AgOH, AgBr। और अगर आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकालना हो तो आप यूज करिएगा Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और pOH निकालने का फॉर्मूला pKb प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। और यहां से POH आएगा, पर वो आपसे pH पूछेगा, तो आपको पता है pH प्लस POH 14 के बराबर आता है, तो pH आ जाएगा 14 माइनस POH। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर आप इसका कंपेयर करें एसिडिक बफर सॉल्यूशन के pH का, तो वो आता था pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक एसिड, यहां देखिए उल्टा है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन वो आता था Ka इंटू वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं POH रेंज बेसिक बफर सॉल्यूशन का, तो वो रेंज वेरी करेगा PKB +-1, लोएस्ट PKB -1 और हाईएस्ट PKB +1। और मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा, जब सॉल्ट अपन वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, यानी POH PKB के बराबर आएगा, ठीक है। और आपको पता है pH प्लस POH 14 होता है, तो अगर pOH PKB के बराबर है तो pH निकालने के लिए आप 14 माइनस PKB करिएगा, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है, तो pH हो जाएगा 14 माइनस POH, और POH PKB के बराबर है, तो ये आ गया, ठीक है। और जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.1 to 10। बस इतना याद रखना है, POH रेंज ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस बफर सॉल्यूशन में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाइएगा, मतलब बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक बफर सॉल्यूशन में कितना हद तक हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए ताकि उस बफर सॉल्यूशन का जो नेचर है वो बना रहे। तो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं आप, तो ये जो बफर सॉल्यूशन है इसका 1 लीटर हम लेते हैं, तो इस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना मोल्स हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मिलाए ताकि इस बफर सॉल्यूशन का जो pH है वो 1 यूनिट से चेंज हो, उसी को हम बुलाते हैं बफर कैपेसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH बाय 1 यूनिट, ठीक है। और जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा किसी बफर सॉल्यूशन का, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस होगा उसके pH में चेंज को लेकर के। सो लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी, मोर रेजिस्टेंस इज द बफर सॉल्यूशन टू pH चेंज। तो बफर कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें बोला है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है आपके पास, इसमें आप 0.2 मोल HCl ऐड करते हैं और इसका जो pH चेंज आता है वो आता है 4.9 to 4.1। तो पूछा है बफर कैपेसिटी, तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। कितना ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, 0.2, तो 0.2 आ गया। चेंज इन pH कितना हुआ, 4.9 to 4.1, तो चेंज इन pH 0.8, तो बफर कैपेसिटी आ गया 0.25। और जितना ज्यादा किसी बफर सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा इट विल बी मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स pH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें बोला है आपको कि 1 लीटर सॉल्यूशन में HCN जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है और इसका Ka गिवन है और 0.001 मोलर KCN आर प्रेजेंट। फाइंड पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो बोला है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो KCN और एक HCN। अब आप ध्यान से देखिए, HCN क्या है आपके पास, एक वीक एसिड है और KCN क्या है, हाँ KCN कैसे बना होगा, KCN बना होगा KOH और HCN से। तो KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और HCN क्या है, वीक एसिड। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है। तो बताइए ये क्या बनाता है, वीक एसिड, क्योंकि KCN क्या है, KCN किससे बना होगा, KOH और HCN से, जो कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो आपके पास सॉल्यूशन में वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है। तो बताइए ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में आपसे पूछा फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट कौन है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है इतना, वीक एसिड ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है, लेना आपको नॉर्मेलिटी में है, पर यहां HCN का एन फैक्टर 1 ही है, तो इसलिए हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर लेंगे। तो पीएच और पीके आपको गिवन है, के गिवन है, तो पीके आ जाएगा 10, तो आप डालिएगा, आपके पास आंसर आएगा। यहां से देखिए जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच आ रहा है 9। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम ही भी हो सकता है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि Ka का वैल्यू कितना है। सो द पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी लेस देन और मोर देन 7 डिपेंडिंग अपॉन pK वैल्यू ऑफ वीक एसिड। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि आपके पास C6H5COOH है और उसका आपको मास गिवन है 12.2 ग्राम, और सिमिलरली आपके पास है C6H5COONA और इसका मास आपको गिवन है, और बोला है इन दोनों को हम एक 2 लीटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। तो आपसे पूछा है इस सॉल्यूशन का पीएच बताइए। तो देखिए ये आपके पास एक वीक एसिड है C6H5COOH और ये इसी वीक एसिड का सॉल्ट है, और ये सॉल्ट बना कैसे है, ये सॉल्ट बना है यहां से आएगा NaOH और यहां से आएगा वीक एसिड का, तो पानी बाहर निकलेगा, यानी सॉल्ट बना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आपके पास वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो आपको पता है ये एसिडिक बफर बनाता है, ठीक है। और पीएच निकालने के लिए एसिडिक बफर में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा ये सॉल्ट है और ये एसिड है, तो आप पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। आपको पता है कि इन दोनों का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि वीक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, कितना H+ वो देगा, तो ये एक H+ देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, C6H5CO नेगेटिव Na+, तो यहां भी वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में लेंगे, पर वैलेंसी फैक्टर 1 है और मोलैरिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो इसीलिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे नॉर्मेलिटी लिखिए चाहे मोलैरिटी लिखिए, और मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल को लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले आप सॉल्ट के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, गिवन मास यानी कि 7.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्ट का होता है, इस सॉल्ट का होगा 144, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, आपको सॉल्यूशन का देखिए वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, तो ये आ गया सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली एसिड ये है, एसिड का मास आपको गिवन है 12.2, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 और उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि इतना वॉल्यूम और इतना नॉर्मेलिटी CH3CONA का और इतना वॉल्यूम और इतना CH3COH का जब हम मिलाते हैं, इसका आपको पीके गिवन है, तो आपसे पूछा है कि मिलाने से सॉल्यूशन का पीएच बताइए। तब आप ध्यान से देखिए, यहां आपके पास वीक एसिड है और यहां पे इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, यानी कि ये क्या बनाएगा, बफर सॉल्यूशन बनाएगा और एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, तो आप पीएच लिखने का ये फॉर्मूला लिखिएगा। अब आप देखिए ये सॉल्ट है आपके पास और ये एसिड है, तो पहले आप इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो आपको पता है नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन बनाता है, तो वॉल्यूम बफर सॉल्यूशन का लेंगे, ठीक है। तो पहले आप चेक करिए सॉल्ट का आप कॉन्सेंट्रेशन लिखिए। अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है, इतना समझ में आया। अब देखिए तो यहां से आप क्या करिए, इस सॉल्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहां से नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगाइएगा, यानी कि 200 इंटू 1.10, ठीक है। तो यहां से आगे आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नॉर्मेलिटी आपको निकालना है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिएगा, और वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन कितना आएगा, 200 ml प्लस 100 ml, पर हम इसको वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन ही लेके चलेंगे। तो अब आप देखिए इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखिए सॉल्ट का 200 इंटू 1.10, और यहां करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, तब आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगा। सिमिलरली जो एसिड है उसका एसिड का उसका नॉर्मेलिटी यानी कि 1.10 और उसका वॉल्यूम 100 ml और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो ये बफर सॉल्यूशन खत्म वॉल्यूम, तो यहां से N1V1 अपॉन N2V2 डालिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको बोला है कि ये एसिड है, वीक एसिड है, इसका आपको वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी गिवन है और इसका Ka गिवन है।
इसको मिलाते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH में, इसका नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम गिवन है। तो आपसे बताया पूछा है कि जब इसको मिक्स करते हैं तो पीएच बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें पहचानना पड़ेगा कि या तो बेसिकली ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा या सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है या ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये एसिड है ये बेस है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये एसिड ये बेस, अब आप देखिए इस एसिड जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा CH3CONA और पानी बनेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब एसिड था इसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन था, तो आपको नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 1/10 इनटू 200, तो यहां से आ गया 20 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली बेस का आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिएगा, क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 1/10 इनटू 100 यानी 10 मिली इक्विवेलेंट। तो 20 मिली इक्विवेलेंट एसिड का और 10 मिली इक्विवेलेंट बेस का जब आप रिएक्ट करवाइएगा तो आपके पास बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट का आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दो रिएक्टेंट का, तो आपको यहाँ LR निकालना पड़ेगा। देखिए जो छोटा वैल्यू वो LR, तो यानी ये LR है तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा NaOH, और फिर इसका CH3COH का 20 मिली इक्विवेलेंट पहले था, इसमें से 10 मिली इक्विवेलेंट जाएगा तो इसका बचेगा 10 मिली इक्विवेलेंट, इसका बनेगा 10 मिली इक्विवेलेंट क्योंकि सबका देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, और वाटर का बनेगा 10 इक्विवेलेंट, यानी वाटर की तो बात ही नहीं करेंगे। अब आप देखिए फाइनली रिएक्ट करवाने के पास आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा, ये तो जीरो हो गया, ये तो सॉल्यूशन में कंज्यूम हो गया, आपके पास क्या बचा सॉल्ट, किसका सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और वीक एसिड, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना लिया, एक बार हमने पहचान लिया कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, तो पीएच का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं 10 मिली इक्विवेलेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और इसका n फैक्टर 1 है तो हम नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, और यहां जो वॉल्यूम लेंगे बफर सॉल्यूशन का लेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया है 10, तो 10 ठीक है, और बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेंगे 200 प्लस 300, तो सॉल्ट का नॉर्मेलिटी कितना आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन 300 डिवाइडेड बाय वीक एसिड। देखिए वीक एसिड का आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 10, 20 में से माइनस 10 10, तो 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बफर सॉल्यूशन यहां से कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास पीएच आ गया 5। ठीक है, अब देखिए ये जो पीएच आया है क्या ये पीके के बराबर आया है, देखिए पीके आपको 10 टू द पावर -5 है, तो पीके यहां से कितना आ जाएगा 5, यानी कि पीएच जो है पीके के बराबर आता है। और मैंने आपको एक कंडीशन भी बताया था कि अगर सॉल्ट और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो वो मैक्सिमम बेसिकली बफर सॉल्यूशन का पीएच देता है, मैक्सिमम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन सॉल्ट और वीक एसिड का। तो देखिए वीक एसिड सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है 10, वीक एसिड का 10, यानी दोनों का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो आप पहले भी बोल के आ सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो जो पीएच होगा सॉल्यूशन का वो पीके के बराबर आएगा। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ना भी यूज करके पीएच 5 लिख देते, आंसर आता। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, अगेन सेम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में बोला है कि ये बेसिकली देखिए एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट बना किससे होगा CH3COH और NaOH, और ये तो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी सॉल्ट बना है WSB सॉल्ट है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में दिया है इसका मोल गिवन है, और आपके पास क्वेश्चन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का मोल गिवन है, और बोला इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते हैं और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनता है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन का पीएच बताइए, और COH का आपको Ka गिवन है 10 टू द पावर -5। तो पहले देखिए क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, आप क्या करिएगा, आपको नहीं पता कि ये बफर सॉल्यूशन बना रहा है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है या ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है, तो पहले आप इस दोनों को रिएक्ट करवाइए, यानी इस दोनों को, यानी सॉल्ट और प्लस HCl को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से NaCl बाहर जाएगा और यहां से बनेगा आपके पास वीक एसिड। ठीक है, और इसका सॉल्ट का आपको मोल गिवन है 0.3, HCl का 0.1, तो दोनों रिएक्टेंट का मोल गिवन है, तो हम LR चेक करेंगे, ये वैल्यू कम है तो ये LR हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम, ये 0। अब सबका कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 0.3 में से 0.1 जाएगा तो सॉल्ट का बचेगा 0.2 मोल, और एसिड का बनेगा 0.1 मोल, और NaCl का बनेगा 0.1 मोल। इसकी तो बात ही नहीं करते। अब ध्यान से सुनिए, जब रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास क्या बचा, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और आपको पता है ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसका पीएच निकालना है तो आप एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला यूज करिएगा, सॉल्ट ये है ठीक है, और वीक एसिड ये है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको सॉल्ट का और वीक एसिड का मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। एक्चुअली नॉर्मेलिटी निकालते हैं, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इसमें नॉर्मेलिटी पुट करेंगे, पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होगा क्योंकि दोनों का n फैक्टर 1 है, तो यहां से मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट क्या आ जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसका मोल कितना है 0.2, और देखिए आपको बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था क्वेश्चन में, कि इसको मिक्स करने के बाद जो बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है 1 लीटर। ठीक है, तो यहां से आप डालिएगा सॉल्ट, इसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, और वीक एसिड का इसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, आपके पास आंसर आएगा। सो अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 3 वेज। कब, जब आप वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिलाते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर हां अभी जो आप पढ़ के आए हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाइए। जैसे मैं आपको बताता हूं जो लास्ट एग्जांपल था, जैसे इसमें आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाए थे, तो ये भी तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहा था। ठीक है, और ये देखिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन कब बना रहा था, जब वीक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा था। वीक एसिड का कितना आया था 20 मिली इक्विवेलेंट और स्ट्रॉन्ग बेस का 10। तो ये बफर सॉल्यूशन कब बनाएगा, जब वीक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो। सो क्या करिएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाइएगा, पर कंडीशन क्या है कि वीक एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होना चाहिए। और एक अभी हमने और पढ़ा था कि जब आप क्या करते हैं, एक सॉल्ट
और वीक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और वीक एसिड मिलाते हैं, और साथ में मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान से सुनिए वापस से, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तब आपके पास बफर सॉल्यूशन बनता है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्ट का वो ज्यादा आना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, सो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तब भी ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। कब? जब सॉल्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड का। सिमिलरली बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने का क्या होगा? हाँ, बेसिक बफर सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, यहां वीक एसिड की जगह वीक बेस लीजिएगा, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट लीजिएगा। और यहां वीक एसिड है तो यहां वीक बेस, और यहां स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिएगा, और ये दोनों सीधा उल्टा कर देना। यहां वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो ये तीनों जो है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, ये तीनों एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बोला है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन गिवन है। इसमें बोला है कि NH4Cl का 0.2 मोलर है। NH4Cl ये क्या है? हाँ, ये क्या है? आपके पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और आपके पास यहां पे वीक बेस है, तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, ये आपको पता है। और यहां पे वीक बेस का कंसंट्रेशन गिवन है, उसका केवी गिवन है। तो आपसे पूछा है कि OH आयन का कंसंट्रेशन बताइए 3 केस में। 3 केस कौन सा है? पहला, जब आप वाटर ऐड करते हैं, इसमें 2 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं। दूसरा केस है कि 1 ml ऑफ 0.0 मोलर HCl ऐड करते हैं। और तीसरा केस है इसी में कि इसमें आप 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl ऐड करते हैं। तब इन सब केस में आपको OH आयन का कंसंट्रेशन बताना है। अब आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि एक तो पीएच का फॉर्मूला याद रखना है, एक H+ और OH नेगेटिव आयन का फॉर्मूला याद रखना है। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था? Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए, वीक बेस कौन है? यहां पे इसका कंसंट्रेशन यानी कि नॉर्मेलिटी में लेना है, पर इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है तो मोलैरिटी रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए वीक बेस का कंसंट्रेशन हम रख दिया 0.2 डिवाइडेड बाय सॉल्ट, ये है सॉल्ट का अगेन नॉर्मेलिटी रखना है, पर स्ट्रॉन्ग एन फैक्टर यहां सॉल्ट का 1 है तो मोलैरिटी डायरेक्ट रख देंगे। तो यहां से देखिए ये कैंसिल, तो OH का कंसंट्रेशन आ गया 10⁻⁵। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर वीक बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर आ जाए तो ये मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन वाला केस था। और मैक्सिमम बफर वाले सॉल्यूशन में जो पीएच आता था वो पीकेवी के बराबर आता था, या आप यूं बोल दीजिए जो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आएगा वो केवी के बराबर आएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहां से ये लिख सकते थे जब आप इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल देखें, तो ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए कि जब आप इसमें एक तो आपने OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि 2 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पे, तो जो पहले था OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन वो बाद में भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि आप इसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं 1 ml ऑफ इतना मोलर HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बफर सॉल्यूशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए, तो पीएच में या पीओएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। पर कब तक चेंज नहीं होता है यही हमें बात करना है। ठीक है, तो जब आप 1 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl मिलाते हैं, ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेट करिए कि इसका कितना मोल मिला रहे हैं। तो पता है आपको मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको इतना गिवन है और ये वॉल्यूम ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास मोल आ गया HCl का कि कितना आप ऐड कर रहे हैं 10⁻⁶ मोल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे HCl आ रहा था NH4Cl से, और इसका पहले मोल था 0.2 मोलर, और बाद में जब आपने मोल ऐड किया है वो है 10⁻⁶ मोल। तो इसके कंपेयर में ये तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो यानी कि जो आप मोल मिला रहे हैं HCl का वो नेग्लिजिबल है। तो अगर नेग्लिजिबल है तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, उतना चेंज नहीं होगा। जो पहले था वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हम HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं 0.1 मोलर और 1 लीटर इसका ले रहे हैं और वो मिला रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप यहां से मोल निकालिएगा, तो मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आ गया 0.1 मोल। तो पहले 0.2 मोल था, 0.2 मोल था, अब आपने 0.1 मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब नेग्लिजिबल का फंडा नहीं लगेगा। अब क्या होगा, अब यहां पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका जो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन में वीक बेस था, ये सॉल्ट था, तो अब ये वीक बेस क्या करेगा, अब ये वीक बेस इस एसिड के साथ जो आपने मिलाया है, जिसका 0.1 मोल आपने मिलाया है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपके पास सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो देखिए, आपके पास जो वीक बेस था, आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन था उसका 0.2 मोल था गिवन, एक्चुअली 0.2 मोलर गिवन था, पर आपको बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था 1 लीटर, तो मोल कितना होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम 1 है, तो मोल आ गया 0.2 मोल, और HCl का मोल आप निकाल चुके हैं 0.1 मोल। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करिएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर की बात नहीं करते हैं। तब आप देखिए दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है, तो LR यही होगा क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये इसका पूरा कंसंट्रेशन खत्म। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो पहले इसका 0.2 मोल था, तो इसमें जाएगा 0.1 मोल, तो NH4OH का बता कितना मोल, 0.1 मोल। और यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट पहले कितना था, सॉल्ट पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसका 0.2 मोल था। अब एक्स्ट्रा 0.1 मोल ऐड होगा इसमें, क्योंकि इसमें से 0.1 मोल माइनस होगा, तो इसमें 0.1 मोल ऐड होगा, तो इसमें देखिए 0.1 मोल। तो सॉल्ट जो है आपके पास उसका कंसंट्रेशन आ गया 0.3 मोल। तो ये देखिए सॉल्ट, किसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, ये वीक बेस दोनों मिलकर बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, ये फार्मूला यूज करिएगा, Kb ऑलरेडी आपको गिवन है। वीक बेस का कंसंट्रेशन आ गया 0.1, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी यूज करना है पर एन फैक्टर 1 है, ये होगा मोल अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको बेसिकली क्या दे रखा है, पहले तो 1 लीटर था, 1 लीटर और ऐड किए, पहले 1 लीटर था, 1 लीटर और ऐड किए,
तो यहाँ से वीक बेस का आ जाएगा मोलैरिटी 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 और इसका 0.3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है एसिटिक एसिड का 40% न्यूट्रलाइज्ड हुआ KOH मिलाने से। या तो आपको इस क्वेश्चन में न्यूट्रलाइज्ड वर्ड दे सकता है या आपको ऐसे बोलेगा कि 40% एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद KOH और 40% एसिटिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू KOH। तो सबका मतलब एक ही है। तो आपसे पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद पीएच बताना है और आपको एसिटिक एसिड का Ka गिवन है 10⁻⁵, ठीक है। अब आप देखिए एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज होगा KOH से और बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब कितना परसेंट न्यूट्रलाइज हुआ? 40%। तो बचा कितना? 60%। तो COH का मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल C था, तो बचा कितना? C × 60/100। और सॉल्ट में सॉल्ट कैसे बना होगा? आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन हुआ? 40%। तो सॉल्ट कितना बना होगा? C का 40%। तो ये देखिए आपके पास आ गया वीक एसिड, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, उसका पीएच निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये होगा C × 40/100 और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C × 60/100। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास पीएच का आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। पहले देखिए सॉल्युबिलिटी को हम S साइन से डिनोट करते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है व्हिच इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि देयर आर सम सॉल्ट व्हिच आर लेस डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उसी को हम बेसिकली बुलाते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका सॉल्युबिलिटी वाटर में इट इज लेस देन 10⁻⁻² मोल पर लीटर, राइट। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर इज वेरी लेस। और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल PbCl2, BSO4, AgCl और भी हम वापस पढ़ेंगे। अब ये जो वर्ड है सॉल्युबिलिटी, इसका क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि represents the maximum number of moles of a substance that can be dissolved in a solvent to prepare its 1 liter saturated solution at constant temperature. So solubility डिफाइन करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, किसी सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं ताकि 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, उसको बुलाते हैं हम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और याद रखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्युबिलिटी को हम मोलैरिटी के बराबर लिख सकते हैं और मोलैरिटी आपको पता है मोल अपॉन लीटर होता है। तो जब भी आपको वर्ड क्वेश्चन में वर्ड आए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के बराबर आ गया तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आ गया फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन लीटर, और मोल को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर। अब आप देखिए ये तो सॉल्युबिलिटी आ गया किसमें? मोल पर लीटर में। पर अगर आपको सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर चाहिए, ग्राम पर लीटर चाहिए तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, AgCl सॉलिड था, सॉल्ट है, जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो AgCl कुछ डिसॉल्व होगा और इसको डिसोल्यूशन कहते हैं, तो कुछ AgCl एक्वस बनेगा और कुछ इसका पार्ट अनडिसॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये डिसॉल्व्ड पार्ट है और डिसॉल्व पार्ट है, सॉल्ट है तो सॉल्ट डिसॉल्व पार्ट में आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होता है और कुछ अनडिसॉल्व पार्ट है। तो एक्चुअली AgCl सॉलिड को जब आप पानी में मिलाते हैं तो आपके पास ये आयंस बनता है और जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिएगा तो उसको K लिखते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं तो किसको KSP लिखते हैं। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सॉलिड इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो KSP इतना आ जाएगा। तो आप अब देखिए KSP को कैसे डिफाइन करते हैं। एक तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्ट का कुछ पार्ट तो डिसॉल्व हुआ और कुछ पार्ट अनडिसॉल्व हुआ, उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम आया उसको बुलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन इन विच डिसॉल्व पार्ट एंड अनडिसॉल्व पार्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम उसको बुलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है।